Good morning, all of you. Welcome to my new lecture of production technology. In our earlier session, we have learned about multiple activity chart in recording methods. In our present session, let us learn about flow process chart. Friends, flow process chart are the tools of plant layout. That means प्रवाह प्रक्रिया चार्ट प्लांट लेआउट के उपकरण है. दैट इज किसी प्लांट का लेआउट तैयार करना. दैट मीन्स लेआउट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, किसी प्लांट का खाका या कह सकते हैं कि नक्शा तैयार करना या एक योजना बनाना या किसी चीज का डिजाइन तैयार करना हो तो हम फ्लो प्रोसेस चार्ट का यूज करते हैं. इस लेक्चर में मैं आपको फ्लो प्रोसेस चार्ट द्वारा बेस्ट लेआउट का सिलेक्शन कैसे करेंगे यह एक्सप्लेन करूंगी. सो नाउ व्हाट इज फ्लो प्रोसेस चार्ट? Flow process chart are the tools of plant layout. That means flow process chart plant layout के उपकरण है. In general, the layout problem may be of the following categories. सामान्य तौर पर लेआउट समस्याएं निम्न श्रेणियों में से हो सकती है. पहला, लेआउट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट. दैट इज एक नए उत्पाद के लिए लेआउट. सेकेंड, इम्प्रूवमेंट अपॉन द एग्जिस्टिंग लेआउट, जिसको कि हम लोग री लेआउट भी कहते हैं. दैट इज मौजूदा लेआउट में सुधार. दैट इज री लेआउट करना. अंडर बोथ दीज कैटेगरीज द फॉलोइंग पर्टिकुलर केसेज विल अराइजेस. इन दोनों श्रेणियों के तहत निम्नलिखित विशेष मामले सामने आएंगे. पहला केस जो सामने आता है, लेआउट फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी. बड़ी मात्रा में एकल उत्पाद के लिए लेआउट तैयार करना. एंड सेकेंड, लेआउट ऑफ ए प्रोडक्ट विथ मोर देन वन कंपोनेंट. दैट इज एक से अधिक घटक वाले उत्पाद का लेआउट करना. एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज लेआउट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स. कई उत्पादों के लिए लेआउट तैयार करना. ये जो है वो तीन तरह के केस इसमें हम लोगों को मिल सकते हैं. नाउ according to Frank Gilbreth used a number of symbols to completely represent the activities essential of accomplishing a job. That means in 1947 ASME, that is American Society of Mechanical Engineers, established 5 standard symbols. So before we discuss the flow process chart, we shall describe the standard symbol used in the charts. So, फ्रैंक ग्रिफिथ ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया और उनके महत्व के बारे में चर्चा की. सिग्निफिकेंस ऑफ 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स. सिंबल्स मेरा है O, मीन्स इसका इवेंट हो गया ऑपरेशन. इट इंडिकेट्स एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग और एकम्प्लिशिंग. दैट मीन्स यह मैन्युफैक्चरिंग, काम करने या पूरा करने से संबंधित गतिविधि को इंडिकेट्स करता है. नाउ सेकेंड इवेंट इज इंस्पेक्शन, जिसको हम लोग स्क्वायर से शो करते हैं. इट इंडिकेट्स वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी. दैट मीन्स यह गुणवत्ता या मात्रा के सत्यापन को इंडिकेट्स करता है. नाउ नेक्स्ट इवेंट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन को हम इस तरह से तीर के निशान द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं. It indicates the movement of workers, materials or equipments from one workstation to other workstation or stores etc. That means यह एक कार्य केंद्र से दूसरे कार्य केंद्र या स्टोर तक श्रमिकों, सामग्रियों या उपकरणों की आवाजाही को इंडिकेट्स करता है. नाउ नेक्स्ट इवेंट इज डिले. डिले को हम लोग डी से या फिर इस तरह के साइन से इसको इंडिकेट करते हैं. इट इंडिकेट्स इंटरफेरेंस और टेम्पोररी स्टोरेज बिटवीन
टू वर्क स्टेशंस, दैट मीन्स यह दो वर्क स्टेशनों के बीच हस्तक्षेप या अस्थायी भंडारण को इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट इवेंट इज स्टोरेज। इट इंडिकेट्स परमानेंट स्टोरेज, यह अस्थायी भंडारण को इंडिकेट्स करता है। एंड अनदर सिंबल के रूप में आप देख सकते हैं ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स इसको दिखाया है मैंने ओ बाहर में दिखाया है और अंदर में क्या दिखाया है, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल था उसको दिखाया। इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स आउटर पार्ट, जो मेरा आउटर पार्ट है मीन्स ऑपरेशन जो है वो मेरा फर्स्ट एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा, एंड एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स इनर पार्ट्स सेकेंड एक्टिविटी मीन्स सेकेंड एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स करेगा इनर पार्ट्स। सो मेरा ऑपरेशन पहले होगा और ट्रांसपोर्टेशन बाद में होगा। सो इवेंट इज ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली अगर हम इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन को इंडिकेट करना चाहेंगे तो हम स्क्वायर को बाहर में और सर्किल को अंदर में, दैट मीन्स फर्स्ट एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स आउटर पार्ट एंड सेकेंड एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स इनर पार्ट। सो इस तरह से मेरा मेन जो हुआ वो 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स हुआ एंड 2 एक्स्ट्रा सिंबल्स जिसको मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट इज फ्लो प्रोसेस चार्ट। हम लोग फ्लो प्रोसेस चार्ट को यहाँ पे समझते हैं। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोसेस का। इट मेक्स यूज ऑफ ऑल द सिंबल्स फॉर स्पेसिफाइंग द एक्टिविटीज, और यह एक्टिविटीज को निर्दिष्ट मीन्स स्पेसिफाइंग करने के लिए सभी सिंबल्स का उपयोग करता है, मीन्स सभी प्रतीकों का उपयोग ये करता है। नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट बाय दिस चार्ट। इस चार्ट के द्वारा हम लोग को निम्नलिखित सूचना मिलेगी। वो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स जो मेरा फ्लो प्रोसेस चार्ट होगा उसके द्वारा हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन दी वर्क स्टेशंस और शॉप्स। इस चार्ट के द्वारा हम लोग वर्क स्टेशन या दुकानों के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम टू ट्रेवल बिटवीन दी शॉप्स और वर्क स्टेशंस। हम लोग वर्क शॉप या कह सकते हैं कि वर्क स्टेशंस या दुकानों के बीच यात्रा का समय जो लगा उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एनी इंटरफेरेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशंस एंड इट्स पॉसिबल काउजेस। परिवहन और इसके संभावित कारणों के दौरान कोई हस्तक्षेप हो, कोई इंटरफेरेंस हो, उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बैक ट्रैकिंग बाय द वर्क पीस इफ एनी, मीन्स वर्क पीस द्वारा अगर कोई रिटर्न हो तो उसको भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स बैक ट्रैकिंग अगर कोई हो वर्क पीस द्वारा तो उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग द पार्सली प्रोसेस्ड वर्क फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, दैट इज आंशिक रूप से प्रोसेस्ड वर्क, दैट मीन्स संसाधित कार्य को स्टेशन से स्टेशन तक ले जाने के लिए परिवहन का तरीका यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन ऑन दी वर्क स्टेशन और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। कार्य केंद्र या निरीक्षण विभाग में जो निरीक्षण हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्लो प्रोसेस चार्ट फॉर प्रोपोज्ड लेआउट, दैट इज प्रस्तावित लेआउट के लिए फ्लो प्रोसेस चार्ट जो मेरा होगा वो किस तरह से होगा इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। केस 1 में हम लोग कंसिडर करते हैं लेआउट फॉर सिंगल प्रोडक्ट। इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ प्रोडक्ट which needs the operations shown below according to their sequence, that is एक ऐसे उत्पाद पर विचार करें जो संचालन, that means operations की आवश्यकता है
और उनके अनुक्रम के अनुसार नीचे इसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरा जो ऑपरेशंस होगा वो पहला ऑपरेशन होगा हीट ट्रीटमेंट, दूसरा होगा टर्निंग, तीसरा होगा बोरिंग, चौथा थ्रेड कटिंग एंड पांचवा मैंने कंसिडर किया है स्लॉटिंग। सो इन दिस केस द रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोडक्ट इज माइल्ड स्टील विच इज टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द मेन स्टोर ऑफ द प्लांट। दैट इज इस उत्पाद के लिए जो मेरा कच्चा माल है, माइल्ड स्टील है, जिसे संयंत्र के मीन्स प्लांट के मुख्य स्टोर से खरीदा जाना है, मीन्स वहां से हम लोग इसको परचेस करेंगे। ये मेरा पहला स्टेप होगा। नाउ द प्रोडक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड आफ्टर ईच ऑपरेशन, और प्रत्येक ऑपरेशन के बाद प्रोडक्ट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लेआउट कंसिडरेशंस करते हैं, मीन्स जो हम लोग जो खाका या जो पहले का जो हम लोग तैयार करेंगे उसका हम लोग लेआउट कंसिडरेशंस यहाँ पे कंसिडर करना होगा। सो फॉर एनी प्रोडक्ट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द शॉप्स एंड फ्लो पैटर्न आर प्लान्ड। दैट इज किसी भी उत्पाद के लिए दुकानों की विभिन्न व्यवस्था और फ्लो पैटर्न की योजना बनाई जाती है। एंड फॉर ईच सच अरेंजमेंट्स द फ्लो प्रोसेस चार्ट इज ड्रॉन, और ऐसी प्रत्येक व्यवस्था के लिए फ्लो प्रोसेस चार्ट तैयार किया जाता है। नाउ द फ्लो प्रोसेस चार्ट फॉर द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन इज शोन इन फिगर फॉर वन पर्टिकुलर लेआउट ऑफ द मशीन्स एंड डिपार्टमेंट्स। दैट इज फॉर द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन फ्लो प्रोसेस चार्ट मशीनों और विभागों में एक विशेष लेआउट के लिए आंकड़ा के रूप में दिखाया गया है। सो हाउ टू फाइंड द बेस्ट लेआउट, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो जो मेरा है वो बेस्ट लेआउट है। सो वी सी इन द फ्लो प्रोसेस चार्ट द वन हैविंग मिनिमम ओवरऑल डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्रोडक्ट or minimum overall time taken by the product is the best layout. So let us describe case 1, that is layout for single product by use of flow process chart. So मैंने यहाँ पे इस ऑपरेशंस के लिए फ्लो प्रोसेस चार्ट को तैयार किया है, जिसमें कि मेरा पहला जो बॉक्स है उसमें मैंने प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दिया है, सेकंड में मैंने सिंबल्स को इंडिकेट किया है, थर्ड में मैंने डिस्टेंस को इंडिकेट किया है, फोर्थ टेबल में मैंने टाइम को इंडिकेट किया है, एंड लास्ट टेबल में मैंने मास को किया है कि अगर कोई ट्रेवलिंग होती है या कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो किसके थ्रू होता है, जैसे मैंने दिखाया कि बाय हैंड ट्रॉली। सो लेट अस डिस्कस। सो इन दिस प्रोसेस चार्ट वी सी इन स्टेप फर्स्ट mild steel rods from stores. That means mild steel rods को सबसे पहले स्टोर द्वारा प्राप्त करते हैं, and stores are taken out, and in step second MS rod को hand trolley द्वारा heat treatment section तक ले जाते हैं, and after heat treatment in step थर्ड बाय हैंड ट्रॉली के द्वारा लेथ मशीन पर ले जाते हैं इन स्टेप 4। नाउ इन स्टेप 5 में हम लोग टर्निंग लेथ पर टर्निंग ऑपरेशन करने के बाद स्टेप 5 दैट इज कंप्लीट करने के बाद इसे स्टेप 6 दैट इज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में हैंड ट्रॉली द्वारा ले जाते हैं, और स्टेप 7 दैट इज इंस्पेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सिमिलरली इंस्पेक्शन के बाद इसको बोरिंग मशीन पर हैंड ट्रॉली द्वारा ले जाते हैं, दैट इज स्टेप 8 जो है वो कंप्लीट करते हैं। नाउ अगेन बोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद स्टेप 9 दैट इज स्टेप 9 कंप्लीट होने के बाद इसको इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हैं और स्टेप 10 कंप्लीट करते हैं। नाउ इंस्पेक्शन के बाद इसे लेथ पर वापस थ्रेड कटिंग के लिए
ले जाते हैं बाय हैंड, और इस तरह से मेरा स्टेप 11 जो है वो कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर थ्रेड कटिंग इसे अगेन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ले जाते हैं बाय हैंड ट्रॉली, एंड स्टेप 13 मेरा कंप्लीट होता है। सिमिलरली आफ्टर इंस्पेक्शन इन स्टेप 14 इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, और यदि जरूरत पड़े तो इससे पहले स्लॉटिंग भी कर सकते हैं। इसको स्पेयर पार्ट्स के लिए कहाँ ले जाते हैं, स्टोर में ले जाते हैं, और इस तरह से मेरा स्टेप 15 जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया स्लॉटिंग, मीन्स स्टोर में स्पेयर पार्ट्स के लिए ले जाने से पहले हम लोग इसको स्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्लॉटिंग? स्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम ए सरफेस टू प्रोड्यूस अ फ्लैट और प्लेन सरफेस। नाउ बाय दिस flow process chart we see clearly overall distance moved by the product and overall time taken by the product, that is MS rod को स्टोर से हीट ट्रीटमेंट स्टेशन तक ले जाने में 20 मीटर की दूरी तय करना पड़ा और 15 मिनट का समय लगा। सिमिलरली हीट ट्रीटमेंट सेक्शन से हीट ट्रीटमेंट के बाद लेथ मशीन पर ले जाने में 15 मीटर दूरी तय करनी पड़ी और 10 मिनट का समय लगा। नाउ लेथ मशीन से आफ्टर टर्निंग ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तक ले जाने में कितना 12 मिनट का समय लगा और 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। सिमिलरली इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से आफ्टर इंस्पेक्शन बोरिंग मशीन तक ले जाने में 13 मिनट का समय लगा और 17 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। नाउ बोरिंग मशीन से आफ्टर बोरिंग ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन के बाद थ्रेड कटिंग के लिए लेथ मशीन पर ले जाने में 2 मिनट का समय लगा और 1 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। अगेन आफ्टर थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तक ले जाने में 17 मीटर दूरी तय करना पड़ा और 14 मिनट का समय लगा। एंड लास्टली इंस्पेक्शन के बाद स्पेयर पार्ट्स के लिए स्टोर्स में लाने में 5 मिनट का समय लगा और 20 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। सो इन सारी प्रक्रियाओं को 5 स्टैंडर्ड सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने इस फ्लो प्रोसेस चार्ट में दिखाया है, और इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है। सो इन दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। दैट इज इन स्टेप फर्स्ट में सिंबल इज स्टोरेज, दैट इज बाय डेल्टा द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और इन स्टेप सेकेंड में सिंबल इज ट्रांसपोर्टेशन बाय हैंड ट्रॉली। ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया गया है? बाय हैंड ट्रॉली के द्वारा। एंड थर्ड सिंबल इज ऑपरेशन, जिसको कि ओ द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4 में ट्रांसपोर्टेशन है बाय हैंड ट्रॉली, एंड नेक्स्ट स्टेप फिर मेरा क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन 5 में जिसको कि ओ द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट पर तक ले जाने में मीन्स ट्रांसपोर्ट करने में बाय हैंड ट्रॉली द्वारा उसको यहाँ इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली इंस्पेक्शन को स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एंड सिंबल इन स्टेप 8 में है ट्रांसपोर्टेशन बाय हैंड ट्रॉली। उसी तरह से स्टेप 9 में है ऑपरेशन ओ द्वारा, एंड 10 में इंस्पेक्शन ऑन दी वर्क स्टेशन। सो इसको यहाँ पे स्क्वायर द्वारा दिखाया गया है। एंड स्टेप 11 में ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है बाय हैंड द्वारा। एंड स्टेप 12 में क्या दिखाया गया है? ऑपरेशन को ओ द्वारा दिखाया गया है। सिमिलरली स्टेप 13 में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को हैंड ट्रॉली द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली स्टेप 14 में इंस्पेक्शन बाय स्क्वायर, एंड लास्टली स्टोर
या स्टोरेज को बाय डेल्टा द्वारा स्टेप 15 में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट देर इज नो डिले इन प्रोसेस। सो इफ डिले कंसिडर इन द प्रोसेस देन व्हाट विल हैपन। सो जब किसी प्रोसेस में अगर हम डिले को कंसिडर करते हैं तो क्या हो सकता है। यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकता है। आइदर ओवरऑल डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्रोडक्ट इंक्रीजेस और ओवरऑल टाइम टेकन बाय द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सो फॉर बेस्ट लेआउट we always considered one having minimum overall distance moved by the product or minimum overall time taken by the product. So next स्टेप को मैं बताने से पहले मैंने जो ये फ्लो प्रोसेस चार्ट स्टेप 1 में जो दिखाया है, मीन्स केस 1 में मैंने यहाँ पे प्रोपोज्ड केस में इसको कंसीडर किया है, जिसका डिटेल्स मैंने इस चार्ट द्वारा दिखाया है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले एंड स्टोर्स या स्टोरेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार हुई, इस चार्ट से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि ऑपरेशन की प्रक्रिया 4 टाइम्स हुई, 1, 2, 3 एंड 4। स्टेप 3 में, स्टेप 5 में, स्टेप 9 में और स्टेप 12 में। इस तरह से ऑपरेशन की प्रक्रिया कितनी बार हुई, 4 बार हुई। सिमिलरली इंस्पेक्शन जो मेरा है वो 3 टाइम्स हुआ, सो मैंने यहाँ पे 3 दिखाया है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया 6 टाइम्स हुआ, इसलिए यहाँ पे 6 दिखाया। और डिले की प्रक्रिया इसमें नहीं हुई, मीन्स डिले इस प्रोसेस में कंसिडर नहीं किए, इसलिए डिले को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। एंड लास्टली स्टोर्स मीन्स स्टोरेज कितने बार हुआ, वो 2 टाइम्स हुआ, सो मैंने यहाँ पे 2 दिखाया है। टोटल जो मेरा होगा वो कितना होगा, 15 होगा। सो इस तरह से इसको हम लोग एक्टिविटी को प्रोपोज्ड केस में हम लोग दिखा सकते हैं। नाउ इफ वी कंसिडर री-लेआउट फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट देन व्हाट विल हैपन। सो फॉर दैट कंसिडर अ कंपोनेंट फॉर विच द लेआउट इज एग्जिस्टिंग। सो in case second flow process chart we show various activities and other informations। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस फ्लो प्रोसेस चार्ट में वेरियस एक्टिविटीज एंड अदर इंफॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पे शो किया है। सो अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट कंसिडरेशंस इन दिस केस एज इट अपेयर्स द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इज अवे फ्रॉम मेन प्रोडक्शन शॉप। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो मेन प्रोडक्शन शॉप से काफी दूर है। सो देयर इज अ कांस्टेंट डिले इन द मूवमेंट ऑफ द वर्क पीसेज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑन द वे। सो रास्ते में व्यवधान के कारण वर्क पीसेज की आवाजाही में लगातार देरी हो सकती है। और डिले को मैंने सिंबल से डिनोट किया है, यहाँ पे डिले को मैंने यहाँ पे डी से सिंबल से डिनोट किया है। सो ये जो डिले हो सकता है इट इज मेनली ड्यू टू ट्रैफिक इनसाइड द प्लांट, ट्रैफिक के कारण हो सकता है। नाउ इन बिग प्लांट्स देयर आर मेनी शॉप्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड दे आर connected by road and rail lines. So such plants are engaged in manufacture of more than one product. That is, ऐसे plants एक से अधिक उत्पाद के निर्माण में बिजी हो सकते हैं। So if the inspection department is centrally located, then most of the products have to brought there for inspection. That is, यदि निरीक्षण विभाग केंद्र में स्थित है, तो अधिकांश उत्पादों को निरीक्षण के लिए वहां लाना पड़ता है। सो उस पीरियड में जो मेरा है वो डिले ऑन द वे हो सकता है। मोरओवर व्हेन इंस्पेक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन, अदर प्रोडक्ट्स हैव टू लाइन अप due to insufficient number of inspection instruments or operators। और इसके अलावा
जब एक उत्पाद का निरीक्षण चल रहा होता है तो अन्य उत्पादों को निरीक्षण उपकरणों या ऑपरेटरों की अपर्याप्त संख्या के कारण लाइन में लगना पड़ सकता है। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या हुआ, डिले ऑन दी वे हो सकता है। सो डिले इन मूवमेंट ऑफ द वर्क पीसेज बिकम्स अनएवॉइडेबल, इसलिए वर्क पीस की जो गति में देरी होगी वो अपरिहार्य हो सकती है, मीन्स हो जाती है। सो इसको हम लोग अनएवॉइड करके चलते हैं। सो फॉर द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, इफ ए सेपरेट इंस्पेक्शन रूम बी मेड इन द मेन शॉप वेयर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट, दैट मीन्स यदि मेन शॉप में एक अलग निरीक्षण कक्ष बनाया जाता है जहां अधिकांश ऑपरेशंस किए जाते हैं, देन मच टाइम विल बी सेव्ड, उसमें बहुत समय की बचत होगी, एंड प्रोडक्शन रेट विल इंक्रीज सफिशिएंटली, और प्रोडक्शन रेट भी मेरा उम्मीद से ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो मोreover, different arrangements or departments or operation centers should be considered, और इसके अलावा विभागों या संचालन केंद्रों की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। So, for each flow process chart should be drawn and total distance moved by a product should be calculated. So, इस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए मेरा जो है वो लेआउट एंड री लेआउट दोनों का हम लोग बारी बारी से फ्लो प्रोसेस चार्ट तैयार करते हैं, एंड द अरेंजमेंट फॉर विच द मूवमेंट इज मिनिमम शुड बी सेलेक्टेड, जिसमें मिनिमम मूवमेंट हो उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। फ्रॉम बोथ लेआउट एंड री लेआउट फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट, the one having minimum overall distance moved by the product or minimum overall time taken by the product is the best layout. So, आप इस चार्ट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा लेआउट या री लेआउट दोनों में से जो डिस्टेंस टोटल ओवरऑल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसमें से कौन मिनिमम है, और जो टाइम टेकन बाय द प्रोडक्ट हुआ लेआउट या री लेआउट दोनों में से कौन सा मिनिमम है, और दोनों को वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सो जिस प्रोसेस में डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्रोडक्ट, ओवरऑल डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्रोडक्ट और ओवरऑल टाइम टेकन बाय द प्रोडक्ट इज मिनिमम, देन दोज लेआउट इज बेस्ट लेआउट। सो उसको हम लोग बेस्ट लेआउट के रूप में कंसिडर करते हैं। इन री लेआउट केस मैंने यहाँ पे एक्टिविटी और एग्जिस्टिंग को शो किया है। यहाँ पे ऑपरेशंस को मैंने दिखाया है। इस केस में ऑपरेशन 3 टाइम्स किया गया है, इंस्पेक्शन 3 टाइम्स, ट्रांसपोर्टेशन 6 टाइम्स एंड डिले जो कि पहले वाले केस में हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था, लेकिन री लेआउट के केस में मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो डिले यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स दिखाया है, एंड स्टोर्स या स्टोरेज मैंने यहाँ पे 1 टाइम्स दिखाया है। इस तरह से मेरा केस फर्स्ट के लिए प्रोपोज्ड एक्टिविटी चार्ट एंड केस 2 के लिए एग्जिस्टिंग एक्टिविटी चार्ट कंप्लीट होता है। सो नाउ 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा जो एक्टिविटी चार्ट जो फ्लो प्रोसेस चार्ट है उसमें आइदर मेरा जो टाइम लगा मैक्सिमम या मिनिमम किसमें लगा, और जिसमें जो मेरा मिनिमम ओवरऑल डिस्टेंस और ओवरऑल मिनिमम टाइम लगेगा वही मेरा बेस्ट लेआउट फाइंड आउट होगा। सो फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन फ्लो डायग्राम। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।